देखिए, एक इंडिया जी लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो 7 नेता बीजेपी में गया है, सबकी संपत्ति 500 से 1000 करोड़ से ज्यादा है। ये बात सही है एक इंडिया जी कि आम आदमी पार्टी में थे तब भी उनकी संपत्ति यही रही होगी। जब अरविंद केजरीवाल जी ने इनको राज्यसभा के योग्य समझा होगा तो उस योग्य समझने में भी उनकी इस दौलत का हाथ होगा, उनके रसूख का हाथ होगा और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, वो निकलता है। लेकिन मैं फिर भी एक बात आपको कहना चाहता हूं कि क्या ये ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसलिए मुझे लगता है कि पहले ऑपरेशन लोटस को गलत बताना, उसके विरुद्ध बोलना ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी भाई। जिनके यहाँ गए हैं वहाँ क्या राज्यसभा के लोग में जो पहुँचे हुए लोग हैं वो गरीब लोग तो हैं नहीं। आप तो संसद का पूरा देख सकते हैं कि सारे सांसद में ज्यादातर भाजपा के सांसदों के खिलाफ में या दूसरी पार्टी के भी खिलाफ में कितने अपराध के मामले हैं, कितनी आय से ज्यादा अधिक संपत्ति है, तमाम चीजें हैं। ये हमारे सदन की का एक विद्रूप चेहरा है। लेकिन राजनीति को समझते समय हमें लगता है प्रायोरिटी को तय करना बहुत जरूरी है। इस मामले में हम थोड़ा सा पत्रकारीय नजरिया रखते हैं और इस वजह से हम कई बार डिफरेंट हो जाते हैं, असहमति भी हो जाती है। और एक इंडिया जी लिखते हैं कि ओवैसी भी बीजेपी बी टीम है, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाएगा। बाहर रहकर के बीजेपी के लिए मुस्लिम और कुछ दलित वोट काटेंगे। इस बी टीम के कॉन्सेप्ट पर आपको हमको बार बार सोचना पड़ेगा। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी और उस हार में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही, तो क्या कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहा जा सकता है? ये प्रश्न मैं छोड़ता हूं। ओवैसी बार बार कहते हैं, जवाब देते हैं आपके सवाल का। मैंने भी उनको एक बार सवाल किया था ओवैसी को एक बड़े चैनल्स में कि आप तो बी टीम की तरह व्यवहार होते हैं, आपका उपयोग बीजेपी कर ले जाती है। तो उन्होंने जो जवाब दिया था उसको मैं आपको याद दिला करके बताना चाहता हूं कि ओवैसी का कहना था कि ओवैसी कितनी जगहों पर लड़ता है। कुछ जगहों पर चलिए हमारी वजह से बीजेपी आ गई, लेकिन पूरे देश में बीजेपी को लेकर के तो कांग्रेस आई है। ओवैसी थोड़े बीजेपी को लेके आया है, ओवैसी को लेके कांग्रेस आई है। तो ये ओवैसी का जवाब था, मेरा जवाब नहीं है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो किसी को जिम्मेदार बताना, ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बंगाल में टीएमसी को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए। तो उनकी राजनीति की ये जरूरत है। अब उसमें आप कैसे घुसेंगे, कैसे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का पर्दाफाश करेंगे, कैसे उसमें जगह बनाएंगे, इसमें मेहनत होती है। ऐसे थोड़े कि इलेक्शन के समय में केवल रैली कर दिया, भाषण दे दिया, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, इसलिए हमको वोट दे दो। बाय डिफॉल्ट थोड़ी वोट मिलता है। आपके प्रयास, मेहनत और क्रेडिबिलिटी और विश्वास और साख जो आपने बनाई है बीते दिनों, उस आधार पर समर्थन बनता है, लामबंदी बनती है। गलत लोगों के साथ भी लोग वोट करते हैं इसलिए कि वो मेरे बीच है, कल हम उनको पकड़ सकते हैं। जो बहुत सही लोग हैं लेकिन हम पकड़ नहीं सकते, उसको क्यों वोट करेंगे? जनता अलग किस्म से सोचती है, उसको समझने की आवश्यकता है। आगे ओवैसी की राजनीति देखो, वो जय भीम जय मीम टाइप पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी को मदद करने। किसी पॉलिटिकल पार्टी को समझना है तो उसकी पॉलिटिक्स स्टाइल समझना चाहिए, वो किसी एंगल से किसको फायदा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओवैसी तेलंगाना के, लेकिन वह सभी सीट पे लड़ते हैं, तेलंगाना के हैं, सभी सीटों पे लड़ते हैं। लेकिन यह भी तो फैक्ट है कि अजहरुद्दीन की जीत, कांग्रेस के अजहरुद्दीन की जीत बिना ओवैसी के समर्थन के नहीं होती है, यह भी तो फैक्ट है। तो चीजों को देखने की जरूरत है। ओवैसी की जरूरत, ओवैसी जो है इसका इस्तेमाल बीजेपी भी करती है, ओवैसी का इस्तेमाल कांग्रेस भी करती है। बीजेपी व्यापक पैमाने पर करती है, बीजेपी उसका नफरत में इस्तेमाल करती है, कांग्रेस लिमिटेड कुछ अजहरुद्दीन को जितवा लेती है, इससे ज्यादा नहीं करती है, लेकिन करती सब। ये मैं कहना चाहता हूँ। और
मैं वापस से दीदी का जादू पर लौटता हूं। मुझे लगता है कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक लड़ाई तो आप कम से कम देख सकते हैं। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार है, उसका आखिरी दिन, और पहले चरण में जो वोटिंग हुई है उसका ट्रेंड, दूसरे चरण में जो राजनीतिक लड़ाई दिखी है उसको देखें तो बीजेपी धमकी की भाषा पर उतरी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने धमकी दी है, लोगों को उल्टा लटका देने की बात कही है, और निश्चित रूप से ये उनका फ्रस्ट्रेशन है कि एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री किसी प्रदेश में किसी पार्टी के कार्यकर्ता को गुंडा बता करके उल्टा लटकाने की बात करें। पहले तो आप तय कर नहीं सकते कि गुंडा कौन है, दूसरा है कि आप ही तय कर दिए गुंडा कौन है, आप ही उल्टा लटका भी दिए, तो आप न्यायालय भी बन गए, आप प्रशासन भी बन गए, सब कुछ बन गए। ये बेहद गलत बात है। और इतनी अगर क्षमता है तो आप मणिपुर को देख लीजिए ना, कल भी हिंसा हुई, परसों भी हिंसा हुई, रोज हिंसा हो रही है। मणिपुर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बंगाल में आकर के कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो ये सारी चीजें जनता के सामने है, उनका फ्रस्ट्रेशन सामने है। तो हमें लगता है कि ये चुनाव दीदी निकाल चुकी है, जीत चुकी है। बस वक्त का इंतजार है कि उसका ऐलान हो। और हमें ये भी लगता है कि असम में भी कांग्रेस को चमत्कारिक नतीजे लेकर के आएगी। और अगर ऐसा हुआ कि 5 राज्यों में बीजेपी के लिए कुछ नहीं रहा तो इस देश की राजनीति बदल जाएगी। इस बात को भी हम नोट कराना चाहते हैं। तो एक बार फिर आप सबसे अपील कि आप एक्स पर आप हमें देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, और जहाँ कहीं भी देखना चाहते हो यूट्यूब पर निश्चित रूप से हम आज बेहद कमज़ोर हैं, नवजात हैं, और इसको बढ़ाने के लिए, सहयोग करने के लिए आप ही कर सकते हैं। इस चैनल को आप ही बढ़ा सकते हैं। हम बिना इस भाव से कि कौन हमें सुन रहा है, कौन हमें नहीं सुन रहा है, लेकिन हम इन बातों को आपके साथ में साझा करके इस सेतु को बनाए रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे सेतु बनने चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनने चाहिए जहां एक ऐसा विमर्श हो जो राजनीतिक रूप से जागरूकता को बढ़ाने वाला हो, हमारे आपके सोच के स्तर को सुधार करने वाला हो, करेक्शन करने वाला हो, तो निश्चित रूप से सहयोग कीजिए। और सहयोग का स्वरूप यही है कि सब्सक्राइब कीजिए प्रेम इंडिया @प्रेम इंडिया 2026 को। देखिए हमारा चैनल जो बैन हुआ, एक अचानक से हटा लिया गया, उसको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के हमें पूरे यूट्यूब से बाहर कर दिया गया। तो इसका कारण जो समझ में आता है, मेरे खिलाफ, मेरे चैनल के खिलाफ पूरे देश में मास रिपोर्टिंग एक साथ कर दी गई, और निश्चित रूप से ऐसा बीजेपी के आईटी सेल ने किया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने किया है, और उस मास रिपोर्टिंग का परिणाम यह हुआ है कि हमें यूट्यूब से बाहर कर दिया गया। ये जो चैनल है मेरी पत्नी का चैनल है, मैं इसमें बस एंकरिंग करता हूँ, और जाहिर बात है कि मुझे चैनल खोलने का अधिकार भी अब नहीं रहा, मैं नया चैनल भी खोल नहीं सकता। तो आपसे यही गुजारिश है कि @प्रेम इंडिया 2026 को आप बढ़ाइए, प्रमोट करिए, ताकि हम इस लड़ाई को प्रकारांतर से, इस संघर्ष को, लड़ाई किससे है, संघर्ष है ये, इस संघर्ष को प्रकारांतर से जारी रख सकें और आगे बढ़ा सकें। तो मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि मैं चंदे इकट्ठा करूं कि मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में केस करना है और लड़ना है। मेरी क्षमता नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। मैं मांग कर पैसे इकट्ठा करके मैं जाके वो इसमें हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने नहीं जा सकता। मैं नया चैनल खोल सकता हूं, मैं फिर से जीरो से संघर्ष कर सकता हूं, और उस भावना के साथ आपके साथ हूं। तो हमें दीजिए इजाज़त, और आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ खड़े हैं, हमें सुन रहे हैं, हमसे संवाद कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो।